सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए विचार के साथ हम अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था। खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था, फिर कितनी ही बाधा आए मिल जाता है रास्ता। फिर कितनी ही बाधा आए मिल जाता है रास्ता। यानी इस विचार के माध्यम से भी हमें मेहनत करने और आत्मविश्वास के बारे में बताया गया है कि यदि हमारा खुद पर विश्वास होता है और हम अच्छे कर्म करते हैं तो चाहे कितनी ही मुश्किलें हमारे सामने आए, हमें मंजिल जरूर मिलती है। तो यहाँ पर आत्मविश्वास और मेहनत करने की प्रेरणा दी गई है कि यदि हमें आत्मविश्वास है और हम अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो एक आंचलिक उपन्यासकार हैं, एक आंचलिक लेखक हैं जो आंचल यानी गाँव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो इस पाठ में भी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने बाढ़ की विभीषिका यानी उसका बहुत ही भयंकर रूप, उसके रूप को प्रत्यक्ष रूप से देखा और उसे अनुभव किया। लेखक जो है उस क्षेत्र का रहने वाला था जहाँ विभिन्न नदियों की बाढ़ से पीड़ित लोग शरण लेने आते थे। तो इस पाठ में लेखक ने जो है बाढ़ के भयंकर रूप के बारे में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं इस जल प्रलय में। पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म गांव ओराही हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार में हुआ और स्कूली शिक्षा नेपाल में। सन 1942 के आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे फणीश्वर नाथ रेणु ने नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। आंचलिक कथाकार जैसे मैंने पहले भी बताया था, आंचलिक यानी जो गांव से जुड़ा हुआ हो, आंचल से जुड़ा हुआ हो। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन, रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे। ये सभी जो है उनके उपन्यास हैं। उनको आंचलिक उपन्यासकार भी कहा जाता है। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, ये उनके कहानी संग्रह हैं। ऋण जल, धन जल, नेपाल क्रांति कथा, ये उनकी रिपोर्टाज हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ इस जल प्रलय में। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। यानी लेखक बताते हैं कि मेरा गांव जो है वो ऐसे इलाके में है जहां नदियों की बाढ़ से पीड़ित प्राणी आकर शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती का मतलब होता है ऐसी जमीन जिस पर कोई भी फसल ना उगती हो। परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। विभीषिका यानी बाढ़ का भयंकर रूप, यानी हर साल वहां पर बाढ़ आती है, कोई भी फसल वहां पर नहीं होती और वो जो है वहां की जमीन देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947 में, डायन कोसी 1948 में, हड्डियों का पुल 1948 में आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा
मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि, अविराम यानी लगातार, बिना रुके, वृष्टि यानी बारिश, यानी बिना रुके 18 घंटे की बारिश के कारण पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है यानी अपनी आंखों से देखा है, उससे आने वाली परेशानियों का सामना किया है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे यानी इंतजार करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया नहीं यानी जिस पर पानी आ गया, जहां तक पानी आ चुका था वो डूब चुका था। दोपहर में सूचना मिली गोल घर जल से घिर गया है। यूं सूचना बांग्ला के इस वाक्य में थी, जानो गोल घर डूबेगे छे। और 5 बजे तक कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। अबले यानी अब तक जो है कॉफी हाउस में भी पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ ही नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र भी मेरे साथ थे, जो अनवरत यानी लगातार, अनर्गल यानी बेतुकी बातें, अनगढ़ यानी बिना विचारों के गद्य में स्वागोक्ति से कभी बोर नहीं होने देते थे। यानी गद्य स्वागोक्ति यानी अपने आप में ही कुछ बोलते रहना, यानी एक ऐसे ही उनके मित्र उनके साथ थे जो कभी उनको बोर होने नहीं देते थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और लोग पैदल पानी देखने के लिए जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया क्या, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर भी पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाओ पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। यानी बाढ़ आई हुई है तो चारों तरफ यही आवाजें आ रही है कि पानी आ गया, सब लोग डूब गए हैं, सब चीजें डूबती जा रही हैं, सामान बह गया है। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे पर मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। गेरुआ झाग फैन यानी रेड ऑरेंज से कलर का, जिसके आगे आगे झाग चल रहे हों, तो ऐसे में बाढ़ का पानी तेजी से चलता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। यानी लेखक अपने दोस्त को कहते हैं कि अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने ही बाढ़ का पानी आ रहा था जो मृत्यु के देवता के रूप में था और जो कि तरल था। तरल यानी पानी था, इसलिए उसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, क्योंकि अपने अंदर वो सब कुछ डुबोता चला जा रहा था। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य परिणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। अस्फुट यानी बिना छोटे मोटे शब्द निकले कि हाँ, मैं बहुत कायर हूं, मैं डरपोक हूं।
रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है इसलिए चलिए न थोड़ा आगे। यानी लेखक अब आगे जाने की नहीं कह रहा है, वो कहता है हाँ मैं डरपोक हूँ, मैं बहुत कायर हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता। लेकिन रिक्शा वाला कहता है कि चलिए साहब थोड़ा सा आगे और चलते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो लेखक कहता है कि मेरे मुंह से अस्फुट यानी कुछ अस्पष्ट से शब्द निकले कि मैं आगे नहीं जा सकता। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। करंट यानी पानी का जो करंट जो है, पानी का बहाव कहा गया है कि पानी का जो प्रवाह है वो बहुत तेज है, इसलिए आगे मत जाइए। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटाले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद है, के बगल में गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाई सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान के रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरे का दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरी आवरण आच्छादित हो रहा था यानी छा रहा था। हरियाली पर सैन्य सैन्य पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। सैन्य सैन्य यानी धीरे धीरे चारों तरफ की हरियाली को पानी डुबोता आ रहा था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, इह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए, अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही वह आम आदमी है जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके हैं और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कर्ण यानी बिल्कुल एकदम अलर्ट होकर सारी बातें सुन रहे थे, यानी जैसे सुनने को इच्छुक थे कि पटना केंद्र पर आकाशवाणी पर क्या खबरें सुनाई जाएंगी। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहला देने वाला था। दिल दहला देने वाला यानी बहुत अधिक डरावना। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। तनिक यानी जरा सा। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे का सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, लेकिन पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन यानी निकट, जैसे जल्दी से। संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था, यानी जहां भी लेखक खड़ा था उनके नजदीक कोई भी प्राणी या उनके पास आया हुआ कोई भी प्राणी डर नहीं रहा था। पान वाले के आदमकद यानी आदमी के कद जितना आईने में, उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुरहमी यानी जैसे उदास हो जाना, रोने को हो जाना, हमारी ही शक्लें ऐसी नजर आ रही थी। मुझे लगा हम यहाँ थोड़ी देर और ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठटाका मारकर हम पर हंस सकते हैं, यानी ठटाकर वो हमारी हंसी उड़ा सकते हैं। जरा इन बुजदिलों को देखो, बुजदिलों को यानी इन कायरों को, इन बुजदिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी।
एक बार डूब ही जाएं धनुषकोटि, धनुषकोटि यानी जगह का नाम है, धनुषकोटि की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएंगे, चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है, माकूल यानी बिल्कुल उचित या सही। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों की घर पर छापा मारना चाहिए, आसामी बामाल, यानी यदि वो छापा मारेंगे तो उन्हें बहुत सारा माल उनके पास मिलेगा। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ही ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेन्स या एक सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वो ज्यादा पानी में फंसे हुए मित्र को ही सुध लेगा या उसके बारे में जानकारी लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती थी, यानी एक आवाज जो है वो 4 बार सुनाई देती थी। सिनेमा अथवा लॉटरी के प्रचार की गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती। पुकार मंडराती हुई ध्वनि प्रतिध्वनित होती, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आकर अलाप उठता है, सुन मेरे बंधुरे, ए सुन मोरे मितवा वाह वाह। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी के ऐलान किए जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि करीब 12 बजे तक लोहानीपुर। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।